एवरीवन, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसए 220 जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मोस्टली इस एसए में जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कि जब हम ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को। तो उसी बारे में हमारा ये एसए 220 है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। इसमें ज्यादा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है, सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ, ठीक है। सो जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है टीम का, जो हमारी ऑडिट की टीम है, जो हमारी एंगेजमेंट, जो हमारी फर्म है ऑडिट की, उसमें जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, जो पीए होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेक श्योर करे कि जो पूरी ऑडिट एंगेजमेंट हो रही है उसमें हम जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है उनको अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो भी हम सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव है, उसमें क्वालिटी है, वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। इस बारे में हम बात करते हैं ऐसे 220 के अंदर। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो कि बोल रही है ऐसे 220 इज प्रीमाइज ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू एसक्यूसी 1। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो देखो, दो चीजें होती है, एक होती है हमारी एसक्यूसी 1 और एक होता है ऐसे 220। एज ए सीए आपने अपनी फर्म खोली, तो क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना मतलब जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं उनको जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, प्रोफेशनल वे में आप सारी चीजें कंप्लाई करते हुए सर्विस प्रोवाइड करो। बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो अपनी जो आपकी जो फर्म है उससे आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो क्वालिटी तो हमें उस सब में ही मेंटेन करनी चाहिए। ये बात बोलता है हमें एसक्यूसी वन। तो जो एसक्यूसी वन होता है, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये बात करता है कि जो फर्म है, जो भी आपकी फर्म है, उससे आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सब में आपको एक लेवल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एक क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एसक्यूसी वन। ये पूरी फर्म के बारे में बात करता है। अब मान लो कि हमारी सीए फर्म है, ठीक है, तो हमें क्या एसक्यूसी वन फॉलो करना पड़ेगा इतनी, मतलब हमें फर्म के लेवल पे क्वालिटी मेंटेन करनी है। बट हमारी फर्म से जो हम ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी, वो क्वालिटेटिव सर्विस है। इसके बारे में बात करता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बिकॉज ऑडिटिंग के ऐसे किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ ऑडिट वाले। तो जो हमारी फर्म से हम स्पेसिफिकली ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ये बात बोलता है हमारा एससी 220। तो कहीं ना कहीं दोनों सेम चीज बोलते हैं, बट जो एससीसी वन है वो आप अपनी फर्म से जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करें सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और जो एसए 220 है, कि उसका नाम है एसए है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो ये बोलता है कि आप अपनी फर्म से जो भी ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उन सब में हमें क्वालिटी मेंटेन करके चलना है। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है एससी 220 इज प्रीमाइज ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू एससीसी 1। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एससी 220 लगेगा तो एससीसी 1 नहीं लगेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एससी 220 है वो इस अजम्पशन पे बनाया गया है, इस प्रेमिस पे बनाया गया है कि जो फर्म है उसमें ऑलरेडी एससीसी 1 लग रहा है, हमें पता है, बट स्टिल व्हेन यू आर डूइंग एनी ऑडिटिंग सर्विसेज तो फिर यू हैव टू फॉलो एससी 220। वो बोल रहा है वो सब भी हमें फॉलो करके चलना होगा। विदिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो एंगेजमेंट टीम होती है की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी हो गया थोड़ा। तो ऐसे 220 बोलता है कि जो भी ऑडिटर है, जो भी बंदा ऑडिट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो कुछ क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स अपनी फर्म में एंगेजमेंट लेवल पे, जो आप ऑडिट की एंगेजमेंट कर रहे हो, कोई पर्सन आया उसको आप ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो ये जो एंगेजमेंट है इसमें क्वालिटी मेंटेन हो, इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं जिनको बोलते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। इनको इम्प्लीमेंट करना हमारा जो ऑडिटर है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जब आप ये प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक अश्योरेंस मिल जाएगी, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि जो हम ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, किसी और बॉडी के कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उन सबको कंप्लाई किया जा रहा है। ये चीज हमारी अश्योर होती है, इसके बारे में कॉन्फिडेंस मिल जाता है। एंड ऑल्सो जो हमने रिपोर्ट इशू करी है, हमने पूरा ऑडिट किया है, जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो अप्रोप्रिएट है उस सर्कमस्टेंस में। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में हमें
जो रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई करना चाहिए था तो हमने मॉडिफाई किए, मॉडिफाई नहीं करना चाहिए था तो हमने नहीं करी है। हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना था, डिस्क्लेमर देना था उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट रिपोर्ट बनती है वो इशू की गई है। ये बिल्कुल अश्योर हो जाता है अगर हमने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं तो। अगर किसी को भी रिपोर्ट्स के नाम जो है अभी वो नहीं पता है तो डोंट वरी, आप इसको आगे जाके पढ़ोगे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो अभी के लिए बस इतना है कि जो रिपोर्ट होगी वो अप्रोप्रिएट होगी उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग। एंड जो हमने ऑडिट किया है उसमें अश्योरेंस मिल जाएगा कि जो ऑडिट हुआ है उसमें ऑडिटर ने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सब कंप्लाई किया है ना? ठीक है। तो ऐसे 220 हमें कुछ बोलता है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो एक ऑडिट हो गया, उसमें जो भी फर्म है उसका एक एंगेजमेंट पार्टनर होगा। एंगेजमेंट पार्टनर जो सी है, जो साइन करेगा रिपोर्ट पे, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है? तो वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमें बताता है ऐसे 220, ठीक है? तो यहाँ पर हम नाम देखते हैं फिर हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहली है हमारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी और ऑडिट। मतलब एक बंदे को जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी। जब तक हमारी पूरी जो टीम है उसमें क्लियर लीडर नहीं होगा जो कि देख के चले कि हाँ सब लोग क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं अभी हम आगे देखेंगे। किसी पर्टिकुलर क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, वो चीज है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की, देखना कि ये जो क्लाइंट रिलेशनशिप है इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देन एंगेजमेंट टीम असाइन करना, अपनी टीम में कॉम्पिटेंट लोगों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाले जो लोग हैं उनको टीम में रखना, सबको काम असाइन करना, ये भी एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट अच्छे से परफॉर्म हो रही है, हर टाइम पे उसमें अच्छे से डायरेक्शन देना, रिव्यू करते हुए चलना, और लास्ट में मॉनिटर करना हर चीज को कि सब चीजें सही से हो रही है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कि नहीं। ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की। और जब एंगेजमेंट पार्टनर अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है तो हमारी जो ऑडिट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, क्वालिटेटिव ऑडिट होता है, और हमारा जो एसए 220 है वो कंप्लीट होता है। तो ऐसे 220 का मतलब है कि जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से फुलफिल करनी चाहिए। तो अब हम बनने वाले हैं सी और हम करने वाले हैं ऑडिट, और हम बनने वाले हैं उस ऑडिट टीम के एंगेजमेंट पार्टनर। क्वालिटी से रिलेटेड हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो हम यहाँ पर अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? दिस इज द मेन पार्ट जहाँ से हमारा ऐसे 220 स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली हमारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। जो भी मान लो कंपनी है मेरे पास एक्सवाइजेड लिमिटेड, उसका हम ऑडिट कर रहे हैं, तो ये जो ऑडिट हो रहा है वो अलग चीज है कि क्या क्या करना है हमें, क्या बुक्स चेक करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट उसके अलावा जो भी सारी चीजें हो रही है उनमें एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो रही है सारे प्रोसीजर्स में। ऐसा तो नहीं है कि हम बस नाम के लिए चेकिंग कर रहे हैं और एक्चुअली में कुछ ऑडिट हो ही नहीं रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। जो बंदा साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, जो सीए है फर्म में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट एंगेजमेंट। इससे क्या होता है? इससे हमारी जो इससे मेक श्योर होता है कि जो ऑडिट क्वालिटी है, मतलब कि जो भी हमारा काम हो रहा है हमारी फर्म में, वो हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर कोई है, उन सबको कंप्लाई करके हम लोग जो ऑडिट कर रहे हैं ये मेक श्योर हो जाएगा। साथ ही साथ जो फर्म है, जो हमारी खुद की फर्म है, उसकी भी कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगी क्वालिटी से रिलेटेड, ताकि अच्छे से हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी हो। क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो भाई हमें ही बैक एंड पे बाद में दिक्कत आ सकती है, कोई हमारे पे लीगल एक्शन ले सकता है। तो इसके लिए हम लोग खुद भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाते हैं क्वालिटी के लिए, वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिपोर्ट जो भी इशू हो रही है वो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। जैसी सर्कमस्टेंस है उसी हिसाब से रिपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर तो गड़बड़ चल रही है और हम क्लीन रिपोर्ट देके आ रहे हैं कि सब कुछ सही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड जो भी हमारे एंगेजमेंट टीम के अंदर लोग हैं, जो भी लोग हमने रखे हैं, चाहे वो हमारे आर्टिकल्स हो, चाहे हमारे फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो,
सब लोगों के पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको अगर कोई भी चीज़ लग रही है कि वो कंसर्न की है, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो बिना किसी फ़ियर ऑफ रिप्राइज़ल के, बिना किसी डर के वो उस चीज़ को कंसर्न को रेज़ कर पा रहे हैं। ये चीज़ें दिखाती है कि हमारी जो फ़र्म है, उसमें क्वालिटी है। जो हम काम कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, वो क्वालिटेटिव तरीके से हो रहा है। कोई भी हम ऑडिट एंगेजमेंट परफ़ॉर्म कर रहे हैं, क्वालिटी उसके लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। तो ये हो गई हमारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब चीज़ें मेक श्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की। फिर आता है नेक्स्ट पे जो कि हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर क्लाइंट के, उस कंपनी का जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उससे इंडिपेंडेंट रह पा रहे हैं कि नहीं? मतलब हमारी इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ एंगेजमेंट पार्टनर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो कि जब हम इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी इंडिपेंडेंस हार्म हो रही है। मान लो कि वो जो कंपनी का जो सीईओ है, वो मेरा बहुत ही क्लोज़ कोई फ्रेंड है, या बहुत ही क्लोज़ कोई रिलेटिव है। तो उस केस में मेरी इंडिपेंडेंस डेफिनिटली वहाँ पर हैम्पर होगी, तो मुझे ऐसी ऑडिट नहीं करनी चाहिए जिससे कि इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आए। तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी मेंटेन हो, तो देख के चलो कि कहीं कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं आ रहा, और अगर है भी थ्रेट, वो भी है थ्रेट इंडिपेंडेंस को, आपके पास एक सेफगार्ड है क्या कि आप उस थ्रेट को कम कर पा रहे हो, एलिमिनेट कर पा रहे हो, या फिर उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं? ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना। फिर जो भी फर्म के अंदर रेलेवेंट लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, सेफगार्ड उनको हम नहीं, सेफगार्ड की हेल्प से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं रिड्यूस या एलिमिनेट, तो इस चीज़ को रिपोर्ट करना, जो भी लोग हैं कंसर्न उन लोगों को, है ना? और फिर वो क्या करेंगे? वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। एप्रोप्रिएट एक्शन क्या हो सकता है? हो सकता है वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दें, जिससे कि थ्रेट क्रिएट हो रहा है, या फिर वो क्या कर लें, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उस एंगेजमेंट से विथड्रॉ कर लेंगे, मतलब हम ऐसी एंगेजमेंट लेंगे ही नहीं जिससे हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो इफेक्ट हो रही है। सो दिस वाज हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट। तो जब ये एथिकल है तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस सोचना कि कोई भी ऐसी चीज़ करिए जिससे हमारी इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ रहा है, और अगर है तो क्या हम उसको अपनी सेफगार्ड की हेल्प से एलिमिनेट या रिड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं? इस चीज़ को रिपोर्ट करना रेलेवेंट लोगों को विद इन द फर्म, जिससे कि एप्रोप्रिएट एक्शन डिटरमाइन किया जा सके कि क्या हम उस एक्टिविटी को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसकी वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा है, या फिर हमें इस एंगेजमेंट से विथड्रॉ करना पड़ेगा। अगर लीगली परमिटेड है विथड्रॉ करना, तो हम उससे विथड्रॉ कर लेंगे और हम ऐसे एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ से आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब बहुत ही ज़रूरी है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लो, जो भी आपको लग रहा है कि नेसेसरी है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट। कोई नया क्लाइंट है, उसके साथ हम एंगेजमेंट को तभी एक्सेप्ट करेंगे जो हमें कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कि इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसे कि जो प्रिंसिपल ओनर्स हैं उस कंपनी के, उनकी वो इंटीग्रिटी वाले लोग हैं कि नहीं, उनकी उनके अंदर ऑनेस्टी जैसी बेसिक क्वालिटीज है कि नहीं, कहीं कोई फ्रॉड वाले लोग तो नहीं बैठे वहाँ पर प्रिंसिपल ओनर्स में। तो सबसे पहले हमें जो सामने वाली क्लाइंट है, जो प्रिंसिपल ओनर है, उनकी इंटीग्रिटी देखेंगे। देन ठीक है, तुम लोग तो ठीक हो, बट क्या हमारी जो टीम है, वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो उस पर्टिकुलर फर्म को ऑडिट कर पाएगी? तो कॉम्पिटेंस ऑफ आवर एंगेजमेंट टीम हम देख के चलेंगे। उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं, हमारे पास उतना टाइम है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज़ हैं कि नहीं कि हम जो है ऑडिट कर पाएँगे क्वालिटेटिव तरीके से। ये सब चीज़ें हम लोग देख के चलेंगे। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को हम कंप्लाई कर पाएँगे कि नहीं, मतलब अगर हम ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इससे कहीं हमारी इंडिपेंडेंस हार्म तो नहीं होगी। और मान लो हमने इस पर्टिकुलर क्लाइंट का पहले भी ऑडिट किया हुआ था। उस समय क्या कोई सिग्निफिकेंट मैटर ऐसा अराइज़ हुआ था, कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें ध्यान में आ रही है कि यार पिछले साल ये हुआ था, हमें इनका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इनका एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखना, मेक श्योर करना, सब चीज़ें सही हैं कि नहीं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की है, ताकि क्वालिटी मेंटेन हो ऑडिट में, ठीक है? तो ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिफोर हम लोग रीच करें किसी कंक्लूजन पे कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है एंगेजमेंट को कि नहीं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको इंश्योर करना चाहिए कि एंगेजमेंट टीम, या फिर अगर कोई और ऑडिटर का एक्सपर्ट है जो कि एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है,
मतलब पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में जो भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो हमारी टीम के लोग हो, चाहे हमने कोई बाहर का बंदा यानी एक्सपर्ट हायर किया अपनी टीम में, हम सब लोगों के पास एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि वो उस एंगेजमेंट को ऑडिट को परफॉर्म कर पाएंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए। ये चीज मेक श्योर करना कि जो भी लोग उस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व है सबके पास कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है। ये भी किसका काम है? एंगेजमेंट पार्टनर का काम है। नेक्स्ट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब ये जो एंगेजमेंट है, मान लो सब हो गया, हमने एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, सब ठीक है, तो जब भी वो चीज परफॉर्म हो रही है, जब हम ऑडिट कर रहे हैं, जब हम प्रोसेस में है इन ऑडिट, तो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि वो अच्छे से जो भी टीम मेंबर्स है उनको सही से डायरेक्शंस दे रहा है, सारा काम सुपरवाइज कर रहा है एंगेजमेंट का, सब चीजें जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, जो रिपोर्ट इशू हुई है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं उस सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, वो सब चीजें देख के चलना एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो ऑडिट करते हुए हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन बन रही है उसको रिव्यू करना, रिपोर्ट इशू करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन को देख के चलना, ये भी हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, है ना। और ये इंश्योर करना कि कंक्लूजन तुम बना रहे हो, बट क्या वो जो कंक्लूजन तुम क्रिएट कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट में, तुम कोई कंक्लूजन दे हो तो उसके लिए क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं, तुम्हारे पास सबूत है कि नहीं, वो चीजें भी इंश्योर करना एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये सब चीजें ठीक से हो रही है मतलब हमारा ऑडिट वो एकदम क्वालिटेटिव तरीके से हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है आप एक एंगेजमेंट पार्टनर, आपको लगता है किसी पर्टिकुलर मैटर पे जो कि डिफिकल्ट मैटर है, कंटेंशियस मैटर है, उसमें हमें किसी पर्सन की कंसल्टेशन चाहिए, किसी और पर्सन की एडवाइस चाहिए, चाहे वो पर्सन हमारी कंपनी के अंदर का पर्सन हो, विद इन द टीम हो, या फिर कोई आउटसाइड द पर्सन का बंदा हो, तो उसकी ही जिम्मेदारी, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि अगर हमें किसी चीज में कंसल्टेशन चाहिए तो वो उसको अरेंज करेगा, उसकी जिम्मेदारी है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस के दौरान। फिर आता है हमारा कि अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी उसको ऑडिट कर रहे हैं, हम किसी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, तो जो हमारा फर्म है और फर्म है उसने डिटरमाइन किया है कि हमें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी, उसकी रिव्यू की जरूरत है, मतलब एंगेजमेंट हुई है जो ऑडिट हो रहा है, एक अलग से सेपरेट इंडिविजुअल होना चाहिए जो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि अगर कंपनी को किसी से कंसल्टेशन चाहिए तो वो अरेंज हो, और साथ ही साथ अगर हमने डिटरमाइन किया है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की जरूरत है, तो एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा, डिटरमाइन करेगा कि जो रिव्यूअर है, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, क्योंकि देखेगा कि जो हमारी एंगेजमेंट है उसमें क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, उस पर्सन को अपॉइंट कर लिया गया है कि नहीं। एंगेजमेंट में जो भी हमारे सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए हैं ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, वो सब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के साथ। और जब तक कि जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता, वो बंदा अपना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक हमें हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर डेट नहीं डालनी, ठीक है। और अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज होते हैं, मतलब वो बंदा जो था एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और हमारी जो एंगेजमेंट टीम है उसके बीच में अगर कोई भी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो किसी चीज को बोल रहा है, हम उस पर अग्री नहीं करते, तो उस केस में हम जो एंगेजमेंट टीम है वो क्या फॉलो करेगी, जो फर्म है उसकी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करेगी, एंड जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको हम रिजॉल्व करके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो भी अगर देखो, अगर कंपनी, यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी। पहली बात कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी एंगेजमेंट है उसमें डायरेक्शन देता हुआ चले, सुपरवाइज करता हुआ चले, देखे कि जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसको रिव्यू करे, देखें कि जो कंक्लूजन्स बनाए गए हैं उनके लिए एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है। ये हो गई एक चीज, मिसलेनियस पॉइंट्स। फिर अगर हमारे को किसी डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन की जरूरत है ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान, तो वो कंसल्टेशन हमें मिल रही है, चाहे वो हमें विद इन द फर्म जरूरत है, किसी बाहर के बंदे की कंसल्टेशन की जरूरत है, तो वो अरेंज करना भी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर आता है हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अगर लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं और फर्म ने डिटरमाइन किया है कि हमें एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बंदे को रखना है जो कि सिर्फ क्वालिटी वाली चीजों पे ध्यान देगा, रिव्यू करेगा,
तो ये ऑडिट के जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि क्या हमने रिव्यूअर को अपॉइंट कर लिया है कि नहीं। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान अराइज हुए थे उसको हम डिस्कस करेंगे उसके साथ। और तब तक हम जो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ये रिव्यू का प्रोसेस, तब तक हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डालेंगे। और अगर हमारे और एंगेजमेंट रिव्यू मतलब जो ऑडिट सॉरी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो रहा है, तो जो फर्म है उसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को हम फॉलो करेंगे और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है मॉनिटरिंग। तो अगेन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसीडर करे। एक अच्छा खासा हमारा मॉनिटरिंग प्रोसेस होना चाहिए जो कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी हमने देखो हमने इतने सारे क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस वगैरह लगाए, सिस्टम लगाया, वो सब हमने किया, पॉलिसीज बनाई, प्रोसीजर्स बनाए ताकि क्वालिटी मेंटेन हो। नाउ ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो हमारे पॉलिसीज हैं वो रेलेवेंट हैं अभी भी, वो ठीक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ये चीज को देख के चलना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही होता है हमारा मॉनिटरिंग का प्रोसेस, देखना कि जो भी हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड वो रेलेवेंट है, एडिक्यूएट है और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी हमारे क्वालिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट पार्टनर को कंसीडर करके चलना है। मॉनिटरिंग प्रोसेस का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको देखना है कि क्या कोई डेफिशिएंसी आ रही है, और अगर आ रही है तो फिर उसको हम लोग देखेंगे उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको डॉक्यूमेंट करने होते हैं ये सारे मैटर्स। क्या क्या मैटर्स डॉक्यूमेंट करने होते हैं? तो मॉनिटरिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या कोई इशू है। तो जो भी इशू आइडेंटिफाई हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, कि हम कोई चीज कंप्लाई नहीं कर रहे कोई एथिकल रिक्वायरमेंट को, तो जो आपको इशू आइडेंटिफाई हुए हैं उनको हमें डॉक्यूमेंट करना है। फिर वो इशू हमने कैसे रिजॉल्व करें ये चीज हमें डॉक्यूमेंट करनी है। नाउ इंडिपेंडेंस वाली जो हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं सही से, हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं इस एंगेजमेंट में, इसके बारे में आपका क्या कंक्लूजन है ये आपको लिखना है। अगर फर्म के साथ कोई डिस्कशंस हुए हैं, फर्म में जो भी डिस्कशंस हुए हैं इस चीज से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, सब चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। फिर हमने जब ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करी होगी, कंटिन्यू करी होगी, ये क्लाइंट रिलेशनशिप यानी और एंगेजमेंट, उसमें क्या कंक्लूजन आया था वो चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है। एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन। अगर आपने ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान कोई भी कंसल्टेशन ली है कोई एक्सपर्ट से, कंपनी टीम के ही किसी पर्सन से, तो उसका क्या नेचर एंड स्कोप था, वो सब चीजें भी हमें डॉक्यूमेंट करके चलनी है। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स जो कि हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि हमारी जो जो ऑडिट हो रहा है, जो पूरा का पूरा ऑडिट एंगेजमेंट है, उसमें क्वालिटी मेंटेन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि SQC1 किस पे लगता है? पूरी फर्म पे लगता है। और SC220 जो है स्पेसिफिकली बात करता है सिर्फ ऑडिट के बारे में कि जब भी ऑडिट कर रहे हो भाई तो क्वालिटी मेंटेन करके चलना। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाए ताकि हमें जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है वो एप्रोप्रिएट है। और इसके बारे में उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती थी कि तुम्हें देखना है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, जो फर्म की खुद की पॉलिसी प्रोसीजर है वो कंप्लाई हो रही है कि नहीं, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो लोग हैं टीम में वो सब लोग अपनी कोई भी कंसर्न है तो उसको रेज कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट थी जो बात करती थी इंडिपेंडेंस के बारे में, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारा इंडिपेंडेंस में थ्रेट क्रिएट हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या हम उसे सेफ गार्ड की हेल्प से एलिमिनेट या रिड्यूस कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है अच्छी बात है, एलिमिनेट कर दो उस एक्टिविटी को जिससे थ्रेट क्रिएट हो रहा है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस एंगेजमेंट विड्रॉ कर लेंगे। फिर हमारा थर्ड था कि वो हम कोई भी एक्सेप्ट करें एंगेजमेंट को या कंटिन्यू करें किसी क्लाइंट रिलेशनशिप को, हमें कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि जो कंपनी है उसके प्रिंसिपल ओनर्स की इंटीग्रिटी कैसी है, हमारी टीम के पास कॉम्पिटेंस है कि नहीं, हमारे पास टाइम एंड रिसोर्सेज है कि नहीं, हम ये एंगेजमेंट करेंगे तो हम क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें देख के चलनी है, तभी हम ये जो एंगेजमेंट है उसको एक्सेप्ट करेंगे फिर रिजेक्ट करेंगे। फिर हमें एंगेजमेंट टीम में और जो एक्सपर्ट मतलब जो भी लोग हम अपनी एंगेजमेंट में ले रहे हैं उन सबके पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करते हुए अच्छे से ऑडिट कर पाएंगे। फिर हमने देखा एंगेजमेंट पार्टनर की परफॉर्मेंस के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डायरेक्शन दे, सुपरवाइज करे,
कि जो एंगेजमेंट है वो अच्छे से हो रही है, सारे स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट जो इशू हुई है वो एप्रोप्रिएट हुई है, जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसको वो रिव्यू करे, जो भी कंक्लूजन्स रीच किए गए हैं, ऐसा कोई भी कंक्लूजन हमने हवा में नहीं बनाया, सबके पीछे एक ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। अगर कंपनी फर्म को किसी भी मैटर पे कंसल्टेशन की ज़रूरत है, वो उसे मिल रही है। अगर हम रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यूअर को अपॉइंट किया जा रहा है, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस किए जा रहे हैं और तब तक ऑडिट रिपोर्ट को रीड नहीं किया जा रहा है, जब तक कि उसका रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सब मेक श्योर करना एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो। कोई भी डिफरेंस ओपिनियन अराइज हो रहा है, तो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग प्रोसेस से पता चलता है कि क्या कोई डिफिशियंसी है कि नहीं, क्या हमारा जो हमने क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम लगाया है, क्या वो अभी भी रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ये चीज़ देख के चलना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी के लिए। और फिर हमें कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, जैसे कि क्या-क्या इश्यूज़ आपको आइडेंटिफाई हुए, उनको कैसे आपने रिज़ॉल्व किया, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड आपका क्या कंक्लूजन था, क्या-क्या डिस्कशन हुए, क्लाइंट रिलेशनशिप के एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस से रिलेटेड आपका क्या कंक्लूजन है ना? और अगर आपने किसी से कंसल्टेशन ली है, तो उसका नेचर एंड स्कोप क्या है? ये सारी बातें हमें डॉक्यूमेंट करके चलनी है। थोड़ा-सा अगर टाइम हमने इसमें लिया, बट वी कवर्ड एवरीथिंग इन फुल डेप्थ। आई होप इट हेल्प्ड यू। आई होप ऐसे 220 क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।